हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, फर्स्ट क्लास जी। हाँ जी, कल वो बंदे कर गए थे, शुक्रिया जी, कल वो कर गए थे। जी जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, मैंने तो नहीं आप पे ऊपर डाला। सर नहीं 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 नहीं, उसने उसने मुझे कहा कि जी कितनी देर के बाद ये मीटर लगा है। मैं कहा यार, वाबडा वालों ने मुझे बड़ा खराब किया है। 8 माह के बाद ये, मैं नवंबर से स्टार्ट हुआ हूँ। वाबडा वालों, अब वाबडा वालों में आप भी जाहिर नहीं है इसका। नहीं नहीं, मैंने तो उससे वापडा वालों, वापडा। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं नहीं, मैं देखे देखे उससे, उस शख्स से पूछे, क्या मैंने उसे कहा था कि वो फरद साहब के अंकल की मामू की डेथ हो गई थी तो इसकी वजह से वो लेट हुए? पूछे उससे। हाँ जी, मैंने मैंने अब पता नहीं उस शख्स ने आपको। अच्छा, ये मुझसे नहीं 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 नहीं, वो मैं, अच्छा मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ कि शायद मैं, मेरा कभी इतना वो जो एक्चुअली वो जो वीडियो बनाने वाला था, मैंने उनको कोई शरबत शरबत पिलाया, तो फाली शाल खिलाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें बाद में ना कुछ से नाराज क्यों गए हैं वो। तो उसने फिर बताया जी आपने उसको पैसे नहीं दिए ना। वो फिर मैंने आपके, नहीं लेकिन मैंने फिर वो आपके बंदे को दे दिए ना, कि वो जो आप मीटर लगाने वाला है। नहीं नहीं, मैं वो कल 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 ना एक्चुअली यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे हैं ना हमारे ऑनलाइन, तो रात को फिर ऑनलाइन हम हो जाते हैं। तो मुझे आपकी हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ चलो ठीक है, ओके चलो। जी तो आपको मैं थिंक आवाज तो ठीक आ रही है। जरा आप एक दो लोग हाथ खड़ा करके बताएं कि आपको आवाज ठीक आ रही है। जी, इसका मतलब आवाज ठीक है, ठीक है जी, फाइन। अच्छा, सबसे पहले ओके, आप हैंड ओवर कर लेंगे। अच्छा, जो हमने अब दो तीन प्रॉब्लम डिस्कस किए थे एरिया फाइंड करने के, एरिया मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के, और कल से हम ये आई थिंक सो के यहाँ तक हमने, बल्कि यहाँ तक हमने कर लिया था। अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीज समझनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रेलेवेंट, कि जी वो जी क्यों बनाना है, तो वो मुझसे क्वेरी कर सकता है। तो मैं माइक ऑन करता हूँ। सर जी सर अरसलान। ये जो सेकंड लास्ट लास्ट लेक्चर था ना आपका, जिसमें ये आपने दिया था सॉल्व करने के जी लिए जी जी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जी वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जी तो सर इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन थी कि ये जब हमने एक्स को जी में कन्वर्ट करना है, जी बिल्कुल। ये जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जी जी तो उसमें जब हमने एक्स एक्स को जी में कन्वर्ट करना है तो जी की वैल्यू आ रही है -1.66, मतलब 66 आ रही है। जी, तो माइनस सर वन पॉइंट सर डबल ये सिक्स फिर जी जी सर, तो सर फिर ये जो z है, z स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -1.66 कैसे हो सकता है सर? ये जो लिखी साइन लिखा हुआ है, ये सर उल्टा नहीं लिखा हुआ? स्मॉलर कैसे हो सकता है? क्यों? जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जी सर, सकती? नॉट पॉसिबल कि जी नेगेटिव हो जाए। हो सकता है ना, ये देखें। हो सकता है। हाँ, जी की जो पॉसिबल, जी की जो जी की पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो इट रेंज फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी।
अब उसने कहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव तो इस साइड पर आ गया -1.67, और z वैल्यू जो है वो तमाम वो z वैल्यू जो -1.67 से स्मॉलर हो, ये स्मॉलर है सारी, तो आ सकती है z वैल्यू। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, वो तो -इन्फिनिटी तक जा सकती है z वैल्यू ना नेगेटिव होके। तो z वैल्यू नेगेटिव होके वो तो -इन्फिनिटी तक जा सकती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देन -इन्फिनिटी से लेके किसी भी वैल्यू तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कंसर्न हो तो हम उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। लाइक मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आपके पास एरिया है ये 0, इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यू अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो अप टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाए। अब उसने कहा, आपने मुझे जो बोला है प्रोबेबिलिटी z वैल्यू लेस देन -1.67, नेगेटिव, तो ये -1.67 वैल्यू जो होगी नेगेटिव पे, तो -1.67 जो वैल्यूज है वो ये आ गई, और उससे कम, तो ये सारी वैल्यू z की जो है वो -1.67 से कम ही है, और इसकी प्रोबेबिलिटी वो कहता फाइंड कर दें। तो हम वो कैलकुलेटर जो है वो आपको -इन्फिनिटी से 1.67 से कम वाली सारी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करके देते। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट अब आपको? ये क्लियर है। तो फिर सर ये जो दूसरा पोर्शन है ना इसका सर, उसमें भी सर इसकी जो वैल्यू है वो -1.6 आ रही है, तो फिर सर इसमें सर आपने कैसे ये साइन चेंज किया हुआ है? उसमें सर ये लेस देन का लिखा हुआ है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का लिखा हुआ है। एक मिनट, जी क्वेश्चन नंबर बोलिएगा कौन सा है? पेज नंबर सर 136 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का है सर। ये फर्स्ट और 2 पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। x लेस देन और इक्वल टू 45, पेज, और फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखिए ना जी जी सर, इसका दूसरा सर। इसमें तो सर आंसर तो सर v की वैल्यू तो सेम आ रही है सर, -1.6 आ रही है दोनों में। तो सर ठीक हो एक गया। में आपने सर लेस देन की साइन यूज की हुई है, एक में ग्रेटर देन की साइन यूज की, ये अच्छा, कैसे किया एक हुआ है? क्वेश्चन मैंने आपसे ये किया हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने ये किया हुआ है, ये आपका माइक कर रहा है, मेरा माइक कर रहा है, डिस्टॉर्शन कर रहा है, -1.67, एक में मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही है ना ए पार्ट, जी और सर। आप यूज कर लेंगे 1.67p और जो भी इसका आंसर आ जाए। ये क्या आंसर क्या आ रहा है सर इसका आंसर सर आंसर नहीं मैंने सर फाइंड आउट किया है, ये चले मैंने अभी कैलकुलेटर है आपके पास, सारी। राइट नाउ कैलकुलेटर है आपके पास, इसको जी सर। जी करें जरा इसको, p जी सर। वो जो मैंने कल आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन में लिख के p -1.67 आंसर आएगा। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? 0.0548 0.0 0.548 0.054 अच्छा, अब जो है वो सेकंड पार्ट आपके पास था, और सेकंड पार्ट में कहा जा रहा था z वैल्यू इसकी भी यही आएगी, लेकिन अब कौन सी वैल्यू लेनी है? अब आपको लेनी है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.17, ये वाला एरिया
फिर राइट साइड वाले एरिया पे जी, अब ये रिक्वायर है। अब जो कैलकुलेटर में वैल्यू से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का फंक्शन है वो आर से आएगा ना, वो आर सर से। ये शोर बहुत आ रहा है। ये पता नहीं मेरे माइक का है कि आप लोगों के माइक्स का है। मैं एक मिनट माइक बंद करता हूँ, फिर ये क्लियर होगा सर कि इधर ये मैं एक मिनट लोगों के आप लोगों के ना माइक ऑफ करता हूँ, फिर क्लियर होगा कि ये किसका शो है। जी, अरसलान आप ठीक है या अभी डिस्टॉर्शन है? जी जी सर ये क्लियर हो गया। नहीं डिस्टोर्शन तो नहीं है अभी। चलो ठीक है, ठीक है। तो सर वो मैं अब बाकी लोगों के माइक के एक मसले और क्वेश्चन था सर, वो जो जी जी, सर एक क्वेश्चन और था सर, थोड़ा वो सा जो अपना माइक के हमारा पास सर करके ये बोले, लास्ट आपकी टाइम आवाज टेस्ट ना नहीं हुआ मुझे था। तो प्रॉपर नहीं आ रही। थोड़ा सा अपने माइक के पास होके फिर बोलिए, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। सर ये जो सर उसमें सर मैंने 2-3 बार की जो लीस्ट स्क्वायर लाइन होती है ना सर, सर वो ऑलवेज सर मतलब कि हमेशा वो ऑलवेज पास थ्रू आप मीन ऑफ द डाटा सर। सर आपने एक एमसीक्यू दिया हुआ था लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू, तो सर उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 0 मीन ऑफ द डाटा ओरिजिन और नन दिया हुआ था। तो सर मैंने सर इसका मीन ऑफ द डाटा सर मतलब सेलेक्ट किया था सर, फिर ये आपने गलत किया हुआ था। चले मैं चेक करता हूँ कि हो सकता है आंसर ऑप्शन प्लेस करते हुए कुछ इस तरह का आगे पीछे हो गया हो। तो ट्रू आंसर इसका यही है कि लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू मीन ऑफ द डाटा। मैं उसको बहरहाल चेक करता हूँ कि आंसर ऑप्शन में आगे पीछे कहीं नहीं हुआ। और आपने कोई क्वेश्चन करना हो? चलो ठीक है जी, नंबर सर जी मैंने नम्रा, पूछना था टेस्ट, सर टेस्ट कहाँ तक का है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का टेस्ट Probability हाँ जी, जो है ना आपका वो बेसिक प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उससे पहले से पहले, ठीक है, हाँ वो उससे पहले। थैंक्स। चलें जी, अब मेरा ख्याल बाकी लोगों को इस चीज का क्लियर है, तो हम अपने टॉपिक की जानिब मूव करते हैं। तो ये हमने शुरू किया हुआ था कि प्रोबेबिलिटीज किस तरह से कैलकुलेट करनी, और उसमें कल जो मेरी मेन एम्फेसिस थी कि दो चीजों का डिफरेंस 5 है, कोई पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, एब्सोल्यूट करके लिखते हैं। लेकिन अगर ये बड़ा क्लियरली मेंशन हो कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, तो फिर आप उसी तरतीब से उसी पैटर्न से जो है वो आप लिखेंगे। ये अगर आप एग्जाम्पल रिकॉल करें तो कोई लॉयर है, वो अपने घर से अपने ऑफिस के लिए जाता है और डेटा उसका कलेक्ट किया गया है कि रास्ते में उसे कितना टाइम जो है वो सर्व करना पड़ता है। तो ये उसने सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ये मेंशन थी कि रास्ते में उसे कितना टाइम जो है वो सर्व करना पड़ता है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो थी वो मेंशन थी। अच्छा जी, उसके बाद है इफ द ऑफिस opens at 9 o'clock, उसका जो भी ऑफिस है वो ओपन हो जाता है, एंड देन he leaves his house at 8:45। वो 8:45 पर अपने घर से जो है वो निकलता है, ऑफिस उसका 9 o'clock ओपन हो जाता है, और वो आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर उसका ऑफिस जो है वो 9 o'clock ओपन होता है और वो अपने घर से 8:45 पर निकलता है, what percentage of the time is late for work? क्या चांस है, कितने परसेंट चांस है कि वो अपने ऑफिस में लेट हो जाएगा? जो चीज भी हमने डिसाइड करनी है वो करनी है
x की बेस पे, और x क्या चीज है? टाइम, टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस, घर से ऑफिस तक का फासला, टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस। अब उसके पास टाइम पर पहुंचने के लिए 15 मिनट है। 9 बजे दफ्तर खुल जाना है, 8:45 पर घर से निकल रहा है। लेट कब होगा? अगर उसका टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस 15 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा अपने काम से। तो वो अपने काम से लेट कब होगा? अपने काम से वो लेट होगा इफ ही टुक मोर देन 15 मिनट्स फ्रॉम होम टू ऑफिस। ठीक है ना? अभी 15 मिनट, आप कब लेट होते कॉलेज निकल गया, 15 मिनट रह गए हैं। अगर आपको रास्ते में 15 मिनट से ज्यादा का टाइम लग गया तो आप लेट हैं। ठीक है ना? तो वही पूछ रहा था, इफ द ऑफिस ओपन एट 9, he leaves at 8:45, 15 मिनट है, what percentage of the time is he late for work? कितने परसेंट चांस है कि वो अपने वर्क से जो है वो लेट हो जाएगा? तो उसके पास 15 मिनट है। देन अब उसी तरह से x को हमने 15 को मैंने z में कन्वर्ट किया, -2.37 आ गया है। और अगर आप इसकी थोड़ी सी पिक्चर बना लिया करेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाया करेगा। -2.37 नेगेटिव, और आपको लेना है एरिया ये वाला सारा, ये वाला वो ले लिया। और ये अब r से आएगा ना, क्योंकि r कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू फाइंड एरिया फ्रॉम वैल्यू टू प्लस इंफिनिटी। तो हम वैल्यू टू प्लस इंफिनिटी देना चाहते हैं ना, तो इसलिए r फंक्शन जो है वो यूज किया। तो 0.9911 99.11% चांस है कि वो लेट हो जाएगा अपने काम से। इसलिए भी बहुत ज्यादा चांस है कि उसको एवरेज कितना टाइम चाहिए अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए रोजाना। एवरेज है ना, चले कभी जल्दी भी पहुंचता होगा, रोजाना एवरेज जो बनती है वो 24 मिनट है ना। पिछली जो हमने हमारे पास जो एक्चुअल डेटा था 24 मिनट तो उसको टाइम चाहिए। एवरेज है, चले कभी 20 भी कभी, लेकिन 15 मिनट में ही पहुंच जाए, कहता है ऐसा तो होने का बहुत कम चांस है। तो 99.11% चांस है कि इज लेट फॉर वर्क होगा। 7, इफ ही लीव्स द हाउस एट 8:35, 8:35 पे घर से निकलता है, एंड कॉफी इज सर्व्ड एट द ऑफिस फ्रॉम 8:50 to 9। उसके वो कहीं जगह जॉब करता है, वैसे तो कहते हैं ना लॉयर के अपने, लेकिन इंटरनेशनली लोग लॉयर फर्म होती है तो जॉब करता है। ऑफिस वालों ने एक इंसेंटिव दिया हुआ है, कहता जी अगर आप 8:50 से 9 बजे के दरमियान पहुंच जाएंगे अपने दफ्तर तो हम आपको फ्री कॉफी जो है वो सर्व कर देंगे। लोग थोड़ा सा लालच करते हैं कि चलो यार घर में बैठ के चाय पीनी है, लेट हो जाएंगे तो चाय का ही मसला है ना, वो ऑफिस में फ्री भी मिलेगी और मैं अपने ऑफिस पे टाइम पर भी पहुंच जाऊंगा, तो इंसेंटिव देते हैं लोग। अब वो अपने घर से 8:35 पे निकल रहा है, इसका मतलब 9 बजे भी पहुंच जाए तो कॉफी सर्व हो जाएगी ना उसे। 8:50 से 9 बजे तक, कोई 8:55 पे पहुंचता है कॉफी मिल जाएगी, 9 बजे पहुंचता है कॉफी मिल जाएगी। कहता है बट ये द प्रोबेबिलिटी ही मिसेस कॉफी, कॉफी मिस कर देगा। अगर 9 के बाद पहुंचेगा कॉफी नहीं मिलेगी। अब उस अगेन एक्स हमारे पास अवेलेबल है, टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस। एक्स है टाइम फ्रॉम होम टू ऑफिस, 8:35 हो चुके हैं, 25 मिनट उसके पास अभी भी हैं। अगर वो 25 मिनट के बाद पहुंचेगा, रास्ते में 25 मिनट से ज्यादा का टाइम ले लेगा, तो वो अपनी कॉफी मिस कर देगा। तो देन ही विल मिस हिज कॉफी, तो वो अपनी कॉफी जो है वो मिस कर देगा। एंड देन हम कहते हैं जो ट्रेवलिंग टाइम है, अगर उसका ट्रेवलिंग टाइम 25 मिनट से ज्यादा होगा, 25 मिनट से ज्यादा होगा, तो वो अपनी कॉफी जो है वो मिस करेगा। इस 25 को जी में बदला मैंने, 0.26 आ गया, और चूंकि ये ग्रेटर देन है, राइट साइड का एरिया लेना है, तो उसकी वजह से ये 39% चांस है, अराउंड अबाउट 40% चांस है कि वो अपनी कॉफी जो है वो मिस कर। 8 पार्ट है। आउट ऑफ 50 ट्रिप्स, 50 दफा अगर वो अपने घर से अपने ऑफिस के लिए जाता है, हाउ मेनी ट्रिप्स विल टेक एटलीस्ट 30 मिनट। कहते हैं 50 में से कितनी दफा ऐसा होगा कि उसे कम से कम 30 मिनट जो हैं वो लगेंगे। 50 में से कितनी दफा ऐसा होगा
कि उसे रास्ते में कम से कम 30 मिनट लगेंगे। पहले तो एक दफा का कैलकुलेट कर लें। What is the probability that a trip will take at least एक? What is the probability that a trip एक दफा कम से कम आधा घंटा लगने के क्या चांसेस है? एक दफा a trip ये एक दफा का है, और इसी चीज को आप यूज कर लें आउट ऑफ 50 ट्रिप्स। तो एक दफा का कैलकुलेट कर लिया मैंने, वो मैंने लिखा नहीं इसलिए कि मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं। प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रिप विल टेक एट लीस्ट 50 मिनट्स, और मैंने लिख दिया फ्रॉम पार्ट 1 0.057। एक दफा रास्ते में कम से कम आधा घंटा लगेगा 0.057, और अब आ गया आउट ऑफ 50। 50 में से कितना? तो एटलीस्ट 30 मिनट्स लगेंगे 50 में से। तो ये एक में से था, इसे मैंने 50 से जरूरत दे दी, तो 3 दफा 50 में से 3 दफा ऐसा होगा कि उसे रास्ते में कम से कम आधा घंटा एटलीस्ट 30 मिनट जो है वो लग जाए। एग्जाम में भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, एक पोर्शन आए, 2 नंबर का या 1 नंबर का या 3 नंबर। मैंने जो मुझे पॉसिबल चीजें समझ आई, जो एग्जामिनर ने मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ चीजें पूछी, किसी में डिफर पूछा, किसी में मोर देन पूछा, किसी में लीस्ट पूछा, किसी में ग्रेटर देन पूछा, मैंने एग्जांपल एक ही रहने दी, लेकिन वो सारे वर्ड एज अ प्रैक्टिस आपको इस क्वेश्चन पे लगा दिए, और पिछली एक्सरसाइजेज में भी मैंने यही काम किया। ठीक है ना? तो मतलब पैटर्न यही होगा, कभी हमें ग्रेटर कभी लेस, 3 तो चीजें हैं, या लेस या ग्रेटर या बिटवीन, लेकिन उसको ट्रांसलेट हमें करना पड़ेगा कि अच्छा जी इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है। जब तक आप एक्स सही नहीं लिखेंगे उस वक्त तक शायद आप इसकी पूरी तरह ट्रांसलेशन ना कर सकें। तो एक्स तो लिखना बड़ा आसान है, देख लिया करें किस चीज का मीन है, उसका सिंगुलर मीन अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन अ कप, मीन मार्क्स ऑफ अ क्लास, मार्क्स ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट इन दैट क्लास। तो आप उसका एक्स लिख सकते हैं। जी आई थिंक सो के आपको ये चीजें क्लियर होंगी। एक और प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई भी करना चाहूंगा। ये प्रॉब्लम है आपके पास पेज 132 पे, एग्जाम्पल नंबर 37 है, एग्जाम्पल 37 पेज 132 है, पेज 132 है और एग्जाम्पल 37 है। इन टॉसिंग अ कॉइन 200 टाइम्स, 200 दफा कॉइन जो है वो हमने फ्लिप करना। इन टॉसिंग अ कॉइन 200 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और आगे ये 4 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 95 हेड्स, मोर देन 92 हेड्स, लेस देन 101 हेड, और बिटवीन 92 एंड 101 हेड्स। बिल्कुल ये बाइनोमियल का प्रॉब्लम है, बिल्कुल नॉर्मल का नहीं है, इसलिए कि इसकी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और एक्सपेरिमेंट कौन सा है? डिस्क्रीट, याद है ना, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो ये डिस्क्रीट प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन किया जा रहा है कि जी 200 दफा कॉइन फ्लिप किया है, कम से कम 95 हेड्स आए, और ये मैंने पैरामीटर्स लिख लिए, एन ट्रायल्स 200, नंबर ऑफ हेड्स इसमें हमारी कंसर्न है, तो P आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन अ सिंगल कॉइन 0.5। जो X नंबर ऑफ हेड्स की पॉसिबल आ सकती हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू 200, और उसने कहा हुआ है कम से कम 95 हेड जरूर होने चाहिए। कम से कम 95 का मतलब है 95 हेड्स, 96 हेड्स, 97 हेड्स, और कहां तक? 200 तक। कम से कम 95 हेड, इसका मतलब हो गया कि आपको पहले 95 हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फिर आपको 96 हेड की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है, और अप टू फिर आपको 200 हेड्स की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है। ये आपका कंसर्न। मैनुअली सोचिए जरा,
मैनुअली जब आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं बल्कि प्रोसीजर शो करना पड़ता था, तो 95 से 200 तक जाना है तो ये 105 कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहले 95 की करें, फिर 96 की करें, फिर 97 की करें, फिर 98, 99, 100, तो 105 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कहेंगे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कर ले, ओके, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कौन सा आसान है। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि आप 0 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, फिर 1 की, फिर 2 की, और 94 तक जाएं, 94 तक जाएं, और फिर उसे 1 में से माइनस करें। यही था ना लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करूं तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या था कि हमने फर्ज करें ये 200 टोटल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 95, 96 हेड्स, 94 हेड्स, और हमें ये वाली सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, हम क्या करेंगे जी, हम अक्सर यही करते थे कि कॉम्प्लीमेंट की कैलकुलेट कर लेते थे और 1 में से कॉम्प्लीमेंट की माइनस करते थे और कहते थे ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में देखिए कितनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, पहले 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, तो आपको इवन कॉम्प्लीमेंट में भी 95, 0 और 94, 95, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो 105 प्रोबेबिलिटीज, और अगर आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करेंगे तो 95 तो उधर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ना तो जिंदगी उधर आसान है और ना ही कोई उधर कंफर्टेबल है। तो अब क्या करें, ये तो मसला है। आप क्या जी कैलकुलेटर के ऊपर छोड़ें, क्यों मैनुअली करना है, आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर छोड़ दें। देखें अगर कैलकुलेटर के ऊपर मैं छोड़ देता हूं तो मुझे कैलकुलेटर के ऊपर फिर ये काम करना होगा, फ्रॉम 95 टू 200, और बाकी जो भी फार्मूला है p टू द पावर 200 इंटू q टू द पावर 200 माइनस x। कैलकुलेटर ने भी 105 कैलकुलेशन ही करनी है, एक एक कैलकुलेशन करता जाएगा, उसे सेव करता जाएगा, फिर दूसरी करेगा, फिर पहली उठाएगा, फिर सेव करेगा, तो मेमोरी तो उसको भी फिल हो जाएगी। क्या याद है जब उसकी कैलकुलेटर की वर्किंग पावर से या उसकी क्या होते हैं मेमोरी से चीजें एक्सीड हो जाएं तो क्या वर्ड कहता है, वो कहता है मैथ एरर। मैथ एरर का वर्ड आ जाएगा आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। तो मैनुअली तो एक एक करके करना तो शायद आपके लिए मुश्किल, कैलकुलेटर से करके कहा कि जी सारा कुछ खुद ही करो, ऐड भी करके मुझे आंसर बताओ, तो वो कैलकुलेटर की वर्किंग कैपेसिटी से निकल जाएगा। इसे हम कहेंगे ये मैथ एरर है। ठीक हो गया। अब फिर इसका क्या करना है जी, है तो बाइनोमियल का, तो प्रूफ किया गया है, हम उस प्रूफ को नहीं देखेंगे, यानी कि ये वो डेरिवेशन नहीं करेंगे। प्रूफ किया गया है कि बाइनोमियल का जो प्रोबेबिलिटीज है आप उसको नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंडीशन दी हुई है। देखें अगर मैं x को नंबर ऑफ हेड्स कहूं और इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x दैट इज द नंबर ऑफ हेड्स कम से कम 95, तो 95 या 95 से ज्यादा। बाइनोमियल के थ्रू करें तो 95, 96, 97, 98 और 200 तक। जरा सोचें हम नॉर्मल को, ये देखें, ये तो हमें इश्यू नहीं था। 15 से ज्यादा बड़े आराम से जी में बदला और कैलकुलेटर लगा दिया, 1 सेकंड में हुआ, तो ये भी फिर ऐसे ही होगा। 95 से ज्यादा हम इसको x को z में बदलेंगे और कैलकुलेटर पे r फंक्शन लगाएंगे एंड देन बड़े आराम से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हर बाइनोमियल प्रॉब्लम नॉर्मल से फिर कर लें? नो, ऐसा नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि उसका प्रॉब्लम उससे किया जा सकता है, उसका प्रॉब्लम उसके साथ किया जा सकता है, लेकिन हमें कंडीशंस देखनी पड़ती है कि क्या ये कंडीशंस क्या है। तो कब हम नॉर्मल का बाइनोमियल का प्रॉब्लम नॉर्मल के साथ कर सकते हैं। ऊपर लिख दिया मैंने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल, यानी कि नॉर्मल से सॉल्व कर ले इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल। कंडीशन लिखी है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, जो कि नीचे बाइनोमियल की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना कंसर्न था, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग नॉर्मल इफ, ये कंडीशन है। अगर नॉर्मल में ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो देन आप कर सकते हो
नॉर्मल को छोड़ते हुए आप उसकी प्रोबेबिलिटीज बाइनोमियल से कर सकते हैं। क्या कंडीशन है? एनपी कहता कैलकुलेट करें, पॉइंट 5 का मतलब 1/2, कहता है एन क्यू भी कैलकुलेट कर लें, और याद रखें क्यू भी 1/2 होगा ना, टेल की प्रोबेबिलिटी। क्या होने चाहिए ये दोनों लार्ज, कितने के लार्ज? ग्रेटर देन 5, दोनों जमा करके नहीं, लहदा। और ये अगर एक 5 से बड़ा हो ना तो दूसरा हो ही जाता है, मतलब आप कहें जी एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए तो शायद बड़ा, और होता नहीं है ऐसे। एक बड़ा हो ना 5 से तो दूसरे एनपी ने बड़ा हो 5 से तो एनपी हो ही जाता है बड़ा कंफर्टेबली। हम उसने तो 5 से बड़ा कहा था, ये तो 100 बनते हैं, तो 100 तो 5 से बहुत बड़ा है। बिल्कुल हम बाइनोमियल चेक कर लिया हमने कि बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटीज हम नॉर्मल से कर सकते हैं। और ये कभी एग्जाम में भी सिर्फ इसी वजह से ही क्वेश्चन 1 मार्क का एग्जामिनर आपको करता है, व्हेन वी कैन यूज नॉर्मल फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बाइनोमियल। कब यूज कर सकते हैं? व्हेन np and nq greater than 5, then we can use the normal formula to find the probability of binomial। हमने कंडीशन चेक कर ली है, कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने चेक की तो वो 100 बनती है। एनपी भी 100 है, एनपी 100 है, एनक्यू 100 है, बोथ ग्रेटर देन 5 है, सो नॉर्मल फार्मूला कैन बी यूज्ड। अब जब आपने नॉर्मल फार्मूला यूज करना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाने के लिए आपको मीन वेरिएंस चाहिए ना। स्टैंडर्ड वेरिएबल बनाने के लिए हमें मीन चाहिए और वेरिएंस चाहिए, स्टैंडर्ड भी तो बनाना है ना। तो अब हमें पता है जी कि बाइनोमियल का मीन कितना होता है? एनपी। वेरिएंस कितना होता है? एनपी क्यू। याद रखा जाए कंडीशन एनक्यू है, लेकिन जब आप मीन वेरिएंस आपको पढ़ाया गया है वो एनपी और एनपीक्यू है। जो आपको पढ़ाया गया है वो एनपी और एनपीक्यू है, ठीक है ना, मीन और वेरिएंस। अब आपने क्या करना है कि आपको चूंकि ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कही गई थी कि ये कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है, और मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ दी है। देखें, मोर देन 92 हेड्स, लेस देन 101 हेड्स, और बिटवीन 92 एंड 101 हेड। अच्छा, इसमें एक और चीज आ रही है, वो correction for continuity। correction for continuity। अब ये जो correction for continuity है, ये हम कब क्यों यूज करनी है? एक वैसे तो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, और हम अपने लोगों यानी कि अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी एमएससी में हमारे पास होते हैं, तो हम तो कहते हैं कि भाई ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन चूंकि आपकी एलिमेंट्री क्लास है, तो मैंने देखा कि आपका आईकैब का जो कोर्स है उसमें इस चीज की टेक केयर नहीं है। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है कि हम बाइनोमियल की बजाय, कैलकुलेशन तो हमें बाइनोमियल से परफॉर्म करनी थी, लेकिन उसकी बजाय हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो इनकी नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है। और वो क्या है? ये डिस्क्रीट है, ये कॉन्टिन्यूस है, इनकी तो नेचर ही बदली हुई है। यस, तो फिर क्या करते हैं हम? एक्चुअली बाकी काम करने के बाद, यानी कि कंडीशनर वगैरह चेक करने के बाद, फिर एक डिस्कशन पॉइंट ये आता है कि भाई बाइनोमियल डिस्क्रीट है, नॉर्मल जो है वो कॉन्टिन्यूस है, आप बाइनोमियल डिस्क्रीट की कॉन्टिन्यूस से कैसे कर सकते हैं? तो फिर हम एक कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते हैं, कंटिन्यूस भी बना लेते हैं। वो चूंकि कैलकुलेशन पर उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, यानी कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूटी करेक्शन ना भी लगाएं तो आंसर में फर्क तो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इस वजह से हम इसको जो है वो डिनाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, आल्दो मैंने अपने नोट्सों में कंटिन्यूटी करेक्शन लगाई हुई है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों ने कंटिन्यूटी करेक्शन के बगैर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लाइक इसका आपको पहले जी बनाना है, मैंने इसको छोड़ा हुआ है 95, ये एक्स है, माइनस म्यू एनपी 100
डिवाइडेड बाय, ये क्या है, वेरिएंस, और हमने क्या यूज करना होता है, स्टैंडर्ड एविएशन, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो वेरिएबल है देन इट विल कन्वर्टेड इनटू जी वैल्यू। चले करें शाबाश, और मुझे बताएं क्या क्या आंसर आ रहा है। इसको आपने कंप्लीट करना, आज हमने यहीं तक एक्सरसाइज करनी है, यहाँ तक एक सेगमेंट पूरा होगा तो हमने यहीं तक एक्सरसाइज करनी है। तो जो कर लेगा वो हैंड शो करेगा, तो मैं फिर उसे अच्छा, मैंने आपको ना अलाउ कर दिया है कि आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो आप क्या किया करेंगे कि सिर्फ आप अपना हाथ रेस किया करेंगे, और जिसको मैं कहूंगा, जिसका नाम मैं बोलूंगा, क्योंकि इधर ना वो एक्चुअली वो कभी किसी का माइक थोड़ा सा डिले में होता है, तो फिर उसी में हो जाता है। तो आप सिर्फ हैंड रेस किया करेंगे, जिसका मैं नाम कॉल किया करूंगा वो अपना माइक ऑन करके फिर मुझसे क्वेश्चन किया करेगा। अदरवाइज तो फिर पता नहीं चल रहा होगा ना कि कौन किसने बोलना या किसकी टर्न है। तो माइक मैंने सबको अलाउ किए, मेरे अलाउ है, सिर्फ माइक ऑफ है, लेकिन आप अपनी मर्जी से अपना माइक ऑन कर सकेंगे अब। लेकिन जिसका मैं नाम बोलूंगा सिर्फ वो अपना माइक खोला करेगा, और मुझे आंसर करने के बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करेगा, ठीक है ना। तो फिर मुझे ये बार बार नहीं किसी के माइक ऑन ऑफ की जरूरत रहेगी। तो आप करेंगे, और देन जो भी मुझसे कुछ करेगा तो फिर मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा। जी, किसी ने किया क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वन? अभी तक नहीं, करें शाबाश। एक कर लेंगे ना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपके लिए बाकी आसान हो जाए। करें शाबाश।
अब्दुल रहमान, आप अपना माइक खुद ही ऑन करके आंसर करें। आपका माइक आप खुद ही ऑन कर सकते हैं अपना माइक। जी करें आंसर। कर लिया आपने? 0.760। 0.760। आपके ने जो जी वैल्यू बनाई थी वो जी वैल्यू क्या बनी थी? सर वो जी वैल्यू जी आपने जो जी वैल्यू बनाई थी वो क्या बनी थी? जी वैल्यू माइनस 5 नेगेटिव 0.07। अच्छा, नेगेटिव 707। 0.707। ठीक है, अब अपना माइक अब बात खुद ही ऑफ कर देंगे। जी अब अरसलान देखें, जब मैं जिसको मैं कॉल करूं ना फिर इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी। जिसको मैं बोलूं आप अपना माइक ऑन करें, आंसर करें, माइक ऑफ कर दें। चलें जी अरसलान, आपका माइक ऑन है। जी सर। आपने जी वैल्यू क्या सर बनाई ये है? सेम ही आ रहा है जी की। सर जी की वैल्यू सर -0.71 आ रही है, और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा सर वो 0.76115, मतलब 0.76। ठीक है, चले ठीक है, दैट्स ट्रू, ट्रू किया आपने, ठीक किया। चले जी अब अपन माइक ऑफ कर दें आप। आप बेटा वो ऊपर से ना वो टैप करके ना जहाँ बॉट लिखे आपने पढ़े थे ना, सिर्फ मुझे मैसेज और अब हाँ अब देखें ना, बस मुझे मैसेज कर। तो ठीक है जी कि आपको जो ठीक सॉल्व किया है, करना आपको क्या है, इसका पहले जी बनाना है। जी बनाने के लिए क्या एफर्ट है कि जी 95 है, 95 माइनस 100 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये जी बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी जी और ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि आर फंक्शन लग जाएगा। और देन मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको खुद अपने कैलकुलेटर से अगर बनाऊं तो 95 minus 100, it becomes -5 divided by square root of 50, then it will becomes -70 minus 0.707 and 1 -0.7071। और अब चूंकि आपको एरिया फाइंड करना कंसर्न होगा, थोड़ा सा स्केच कर लिया, 0 और ये नेगेटिव वैल्यू यहां पर आ रही है, -0.7071, और हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, इससे ग्रेटर सारी। तो चूंकि ये वैल्यू टू प्लस इंफिनिटी आपने जाना है तो फिर आर फंक्शन, वैल्यू टू प्लस इंफिनिटी, तो ये आर फंक्शन, ये वैल्यू टू प्लस इंफिनिटी, तो ये आर फंक्शन, और जो भी इसका आंसर आ जाए। एंड आई थिंक सो कि अब आप बाकी चीजें क्लियर कर लेंगे। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन ये की थी कि कंटिन्यूस केस में जब आप प्रोबेबिलिटीज वगैरह कैलकुलेट करते हो कंटिन्यूस केस में, तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि जी किसी जगह इक्वल आ रहा है तो यहाँ तो हमें 92 से ग्रेटर वैल्यू एक्स की लेनी चाहिए, चलें ले लें, 92 से ग्रेटर ही ले लें। लेकिन कंटिन्यूस केस है ना, तो कंटिन्यूस केस में एक्स की वैल्यू 92 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप अगर ये वाली कैलकुलेशन कर लें, कोई स्टूडेंट 92 को ही ले लेता है तो एक ही आंसर आएगा ना। लेकिन डिस्क्रीट केस में अगर मैं आपको ये कहूं कि 92 से ग्रेटर लेनी है तो बहुत दूर जाके आएगी, 92 से 93 आएगी अगली डिस्क्रीट में। कंटिन्यूस केस में तो इससे ग्रेटर ये आ जाएगी ना, इसलिए यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, कंटिन्यूस केस में किसी पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू 0, क्यों? कंटिन्यूस केस में प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, एरिया को, एरिया। और एरिया क्या होता है, किसी ना किसी दो वैल्यूज के दरमियान वाली जगह को, तो ये तो एक सिंगल वैल्यू है ना। तो कंटिन्यूस केस में
देखिए ये तमाम एरिया बनते हैं ना, लेस देन यानी कि एक साइड पर -∞ आ गया, दूसरी साइड पर ये आ गया, ग्रेटर देन इससे लेके +∞ तक, इससे लेके +∞ तक, बिटवीन दरमियान। लेकिन जो एग्जैक्ट कंटिन्यूस होगा यानी कि सिंगल वैल्यू होगी, उसके ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाना था, फिर अगला कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अच्छा, कल आपने जब आना है तो ये टेबल आपके ना, आपके जो नोट्स हैं, जो आप नोट्स फोटोकॉपी करवा के गए हुए हैं, मैंने उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो ये जो टेबल है मैं आपको पेज नंबर बोल देता हूँ ताकि आप कल जब आए तो कम से कम ये टेबल आपके पास जो है वो आपको पता होना चाहिए हमने क्या। ये पेज है 189, उसके ऊपर ये टेबल दे दे, पेज 189। आपके पास कंप्लीट टेबल उस पेज पर अवेलेबल है, और मैंने यहाँ पर जो है वो उसको थोड़ा पार्शल इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने दी हुई है। हाँ, आई कैब वाले आपको बिल्कुल टेबल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो ऑन आपने कहा जी हमें टेबल चाहिए, जैसे ऐसे लॉग टेबल होते हैं ना, इस तरह से। अच्छा, ये जो काम मैंने आपको पीछे करवाया है अभी, ये वाला, ये भी एक्चुअली इस टेबल से भी हो जाता है, लेकिन इस टेबल में आप नोट करें जरा, वो वैल्यूज ना काफी स्मॉल सी हैं, वो ढूंढनी पड़ती हैं कि वो कहां पर आ रही हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि वो फैसिलिटी अवेलेबल थी कैलकुलेटर पे, वो मैं आपको टेबल पे नहीं लेके गया, वो मैंने कैलकुलेटर से करवा दिया। लेकिन इसका जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्मल के रेलेवेंट जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेटर में चूंकि डायरेक्टली वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी है, तो दैट्स वाई फिर मैंने आपको जो है वो इस साइड पे एरिया। तो कल आपने जब स्टैटिस्टिक्स की क्लास के लिए आना है तो आपके पास पेज जो है वो 189 के ऊपर जो टेबल है ना, उसको मैंने यूज करना है अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के। ठीक है जी, तो आपका जो टेस्ट होगा वो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो सैटरडे को होगा या संडे को। और टॉपिक्स मैंने बता दिया बेसिक प्रोबेबिलिटी का, यानी कि 2 पोर्शन थे ना, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैं आपको पेज नंबर भी कॉल करता हूं। तो आप ये समझेंगे कि हमारे पास 102 पेज तक, यानी कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जहां से स्टार्ट हुआ था और अप टू पेज नंबर 102 तक के जितने टॉपिक हैं वो आपने इसमें कवर जो है वो करने हैं, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम जो है वो इसमें नहीं देंगे। ठीक है ना, तो ये आपने अब इन चीजों की जो है वो टेक केयर करनी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।